यस, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के एकदम बेहतरीन और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो आपको इस गर्मी में और अधिक पसीना छुड़ा देंगे। तो कैसे हैं आप लोग सभी? सब लोग एकदम बढ़िया हो? गर्मी अच्छी पड़ रही है? कम तो नहीं लग रही है गर्मी? वेरी गुड इवनिंग। कल के सेशन में मजा आया? टॉक सेशन में? चलिए, कितने लोगों ने बुक बुला ली है या बुक आपके हाथ में आ चुकी है? एक बार जरा मुझे बताओ, अपनी मैथ्स की बुक जो है कितने लोगों के हाथ में आ गई है और कितने लोगों की ऑर्डर कर चुके हैं, ऑन द वे है? मस्त है, एकदम बढ़िया। आज के जो प्रश्नों का लेवल है ना, आपको लगेगा कि यार गजब है। आज मैंने सारे बहुत अच्छे हाई लेवल के और पूरे मेंस लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं, एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के, क्योंकि थोड़ा सा इजी लेना भी जरूरी है। लेकिन बाकी सब एकदम धुआं छुड़ा देंगे, है ना। अपने घर की दरवाजे और खिड़की को खोल के रखना, धुआं धुआं होने वाला है आज। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की आ गई है, कुछ लोगों की ऑन द वे है, आने वाली है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तैयार हैं एकदम धुआंधार सवाल करने के लिए? हाँ, आज से मैथ्स फाउंडेशन भी अपना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल। हम्म। हाँ, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और कई ऐसे शहर हैं जहां पे बुक स्टोर पर भी अब बुक आपको मिल जाएगी, है ना। जो भी वहां का फेमस होगा, वहां पे आपको बुक अब अपनी मिल जाएगी, तो आप वहां के बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से आने वाले 10-15 दिनों के अंदर अधिकतर बुक स्टोर पर बुक पहुंच जाएगी, है ना। तो वहां से भी मिल जाएगी आपको। हम्म। बिल्कुल, सुनील जी अलीराजपुर से आए थे बुक लेने, बिल्कुल। चलो, मस्त। सब लोग सेशन को जरा लाइक करो और रेगुलर रहा करो, रोज टाइम पे आ जाया करो 8:30 बजे, है ना। क्योंकि सवाल ऐसे हैं जिनको बस एक बार पढ़ने में समझने में मेहनत है, लेकिन अगर आपने बस रेगुलरिटी के साथ अटेंड कर लिया तो आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा और एक कमाल के स्तर को आप छू जाएंगे, है ना। तो करते हैं शुरुआत। हमारा जो इस मंथ का टाइम टेबल है उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आज और कल 2 दिन हम रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। 2 दिन ऑफ रहेगा क्योंकि मैं किसी कारण से अवेलेबल नहीं हूं। फिर 2 दिन टाइम एंड वर्क, 2 दिन टाइम एंड डिस्टेंस, 2 दिन कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 दिन एवरेज, 2 दिन नंबर सिस्टम, 2 दिन ज्योमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन। ये इस महीने का शेड्यूल है। अगर आपका प्यार बना रहा, सपोर्ट बना रहा, और उससे ज्यादा जरूरी कि आप अगर रेगुलर रहे और अच्छे से क्लास अटेंड करी, तो हम इस सेशन को कंटिन्यू भी कर लेंगे, अगले महीने भी ले लेंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितने पढ़ने लिखने वाले हैं, कितना रेगुलरिटी के साथ अटेंड करते हैं। और हर क्लास की पीडीएफ क्लास के खत्म होते ही आपको विनर्स के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो विनर्स पे जाइए, है ना, टेलीग्राम पर जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करिए। सारी दिन भर में जितनी क्लासेस होती हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हर क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलती है। और मेरी ये जो क्लास चल रही है, क्लास के खत्म होते ही पीडीएफ आपको 5 मिनट के अंदर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी के साथ भाषण को समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं धुआंधार सेशन। एक बार फिर से बोल रहा हूं, दरवाजे खिड़की खोल देना, धुआं निकलने वाला है आज। ठीक है। चलो, ये रहा आपका अनुपात समानुपात का पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है, पढ़ो इसको अच्छे से 2 बार और फिर मिलकर साथ में इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, एकदम फर्स्ट क्लास। हम्म। ठीक है।
सवालों में मजा आएगा आपको, है ना। लेवल बहुत शानदार है। और आपको मैं लेवल बताता हूं कि हमने करा क्या है। जो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ना, हमने उन्हीं क्वेश्चंस में क्या किया है, क्योंकि देखो एग्जाम में आजकल क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस को, आजकल क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, पहले किसी जमाने में इजी प्रश्न आए आते थे, लेकिन अब पेपर बनाने वाले थोड़े से स्मार्ट हो गए। वो आजकल क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, इजी बट कैलकुलेटिव। ठीक है, इजी बट कैलकुलेटिव, है ना। तो हमने जितने भी सवाल लिए हैं ये किसी ना किसी परीक्षा के हैं। और आप हर हर प्रश्न को जब समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो फिर आप ही कहोगे कि सर आसान था लेकिन बहुत कैलकुलेशन था। और आजकल एग्जाम्स में यही हो रहा है। और आपको इसकी आज से आदत डालनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रश्न को हल कर पाओगे। मैं जितने भी प्रश्न आपको बताऊंगा, पहली नजर में आपको लगेगा कि हे भगवान ये क्या आ गया, है ना। लेकिन जब मिलकर करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे, तो फिर आप खुद कहोगे कि यार ये बन तो जाता लेकिन कैलकुलेशन बहुत था। और यही आज की डेट में हर परीक्षा में हो रहा है ना। तो एक तरीका है कि आने वाली परीक्षाओं के लिए हम समय से पहले तैयार हो जाएं। और दूसरा, जो सबसे बेकार तरीका है कि जब परीक्षा आएगी तब अपने आप को तैयार करेंगे। बाजी वो मारेगा जो पहले से तैयार है, वो नहीं जो परीक्षा आने पर तैयारी करेगा। तो सोच लो आपको किस पाले में रहना है ना। चलिए, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। एक व्यक्ति अपनी आय के 2/7वें हिस्से को अपनी पत्नी को देता है और 3/11वें हिस्से को अपने पुत्र को देता है। शेष आय को वह 3 ट्रस्टों एबीसी में 4, 6, 7 के अनुपात में निवेश कर देता है। पत्नी और पुत्र को प्राप्त धनराशि में 300 रुपए का अंतर है। ट्रस्ट बी में कितनी धनराशि निवेश की गई? क्लियर बात। अब देखिए, उस आदमी के पास जितना भी पैसा था उसका 2/7 उसने अपनी वाइफ को दे दिया और उसका 3/11 हिस्सा उसने अपने बेटे को दे दिया। और यहां लिखा है कि दोनों में अंतर 300 रुपए का है, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 300 का है। तो आप ये बताइए कि दोनों में डिफरेंस 300 का है, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? भाई, पत्नी को जो पैसा मिला और बेटे को जो पैसा मिला, दोनों में 300 का डिफरेंस है। तो इसको सॉल्व करने से हमें 1 की वैल्यू मिल जाएगी, 1 की वैल्यू मिल जाएगी कि 1 बराबर कितना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कई लोग आंसर भी देने लगे हैं। ठीक है, आंसर तो पता चलेगा अंत में। हाँ, इतनी बात ओके है। अब आगे सुनो, सॉल्व कर लो। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 77। 11 का दुगना 22, 7 का 3 गुना 21। अल्टीमेटली अंतर 1 का आना है, किसी को भी लिख लो, है ना। ये सन है, वाइफ है, अंतर -1 का आएगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो डिफरेंस देखना है। और दोनों में रियल डिफरेंस कितने का है? 300 का है। अगर 77 को 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल पैसा मिल जाएगा। तो ये आ गई 2 जीरो, 3 का गुणा करा, 21 का 1 कैरी हो जाएगा 2, 21 और 2 हो जाएगा 23। मतलब इनके पास कुल धनराशि कितनी थी? 23,100, 23,100। अब आगे बात सुनना, है ना। इन्होंने एक चीज और क्या करी, अब सुनना। 2/7 हिस्सा वाइफ को दे दिया, 3/11 हिस्सा बेटे को दे दिया। तो कितना हिस्सा इन्होंने दे दिया? तो 11 का डबल करेंगे, 7 का ट्रिपल करेंगे, तो इसका मतलब इन्होंने 43/77 हिस्सा दे दिया, है ना। इतना हिस्सा इन्होंने दे दिया और फिर जो पैसा बचा उसको इन्होंने इस रेशो में बांटा। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास 23,100 रुपए हैं। 77 हिस्सों में से 43 हिस्से वाइफ और सन को दे दिए। आप एक बार पूरा समझ लो, फिर लास्ट में मैं एक बार पूरा रिपीट कर दूंगा, 2 बार समझा दूंगा। एक बार आप मेरे साथ साथ चलो, लेकिन प्रश्न ढंग से पढ़ने को होना, तभी आपको बातें मेरी समझ में आएंगी, है ना। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब ये बताओ, 77 में से 43 हिस्से तो वाइफ और सन को दे दिए, तो बचा कितना? तो 7 में से 3 गया 4 और 7 में से 4 गया 3, इतना हिस्सा बचा है। और अब जो हिस्सा आएगा
उसको इस रेशो में बांटा जाएगा। तो सोचो 23,100 का 77 में से 43 गया तो बचा 34। ये पैसा 3 ट्रस्टों को दिया। तो इसको सॉल्व मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, और हमें जो भी आएगा उसे इस रेशो में बांटना है। तो 6 4 10 और 7 17, तो हम 17 से डिवाइड करेंगे। और आपसे पूछा है कि बताओ बी को कितना पैसा मिला, तो बी का रेशो कितना है, 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमें एक बार में आंसर मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब सुनो जरा आगे हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पे मुझे बताओ कि 77 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा 300 बार, 17 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 बार, तो 6 का दुगना 12, 12 तिया 3600। तो हमारे बी वाले भाई साहब के पास कितने रुपए थे? 3600 रुपए थे। ये आपके प्रश्न का आंसर है। अब आप मुझे बताइए कि क्या कैलकुलेशन के अलावा कुछ था क्या इस सवाल में? एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आदमी के पास जितना पैसा था उसमें से कुछ पैसा उसने अपनी वाइफ को दिया, कुछ पैसा अपने बेटे को दिया। और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन आप जब एक बार समझ लोगे तो आपको लगेगा कि सर हम भी ऐसे टफ क्वेश्चंस कर लेंगे। लेकिन करेंगे कब? जब पढ़ेंगे, है ना। जहां पे देखो हर चीज संभव है करना, हर चीज को सीखना संभव है, बस ये कि उसका सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे, बनने लगेगा, आप खुद करोगे। और जब आप ऐसे टफ क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको बाद में समझ में आएगा कि यार टफ कुछ नहीं होता, बस प्रश्न को पढ़ने का खेल है और उसको प्रॉपर अरेंज करने का खेल है। जैसे ये सवाल था, आपने जब पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप देखिए कितनी आसानी से आंसर आया। एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखो आप इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि बेटे को दिया 3/11 हिस्सा और वाइफ को दिया 2/7 हिस्सा। ये बेटे का हिस्सा है सन का, ये वाइफ का है, और दोनों में 300 रुपए का अंतर है। और ये सब प्रश्न में बोला है। 2/7 हिस्सा वाइफ को दिया, 3/11 हिस्सा बेटे को दिया, दोनों में डिफरेंस 300 रुपए का है। तो मैंने जब दोनों को सॉल्व करा तो 7 या 21, 11 दूनी 22, एक का अंतर, एलसीएम 77, 77 का 300 में गुणा करा, एक की वैल्यू ये आ गई। मतलब उनके पास कुल पैसा 23,100 है ना। अब उनमें क्या हुआ कि वाइफ और सन को पैसा देने के बाद जो बचा उसको 3 ट्रस्ट में बांटा। तो मुझे बताइए कि उन्होंने वाइफ और सन को दिया 43/77, यानी कुल पैसा 77 है, उसमें से 43 गया, तो हमारे पास बचा कितना? 77 में से 43 गया तो हमारे पास बचा 34/77। किसका? 23,100 का। इसको हल करने पे हमें वो पैसा मिलेगा जो ट्रस्ट में बांटना है, और हमने हल नहीं करा, है ना, क्योंकि जो आएगा उसको इस रेशो में बांटना है। तो 6 + 4 + 7 17, 6 4 10 और 7 17, 17 का भाग देंगे। और क्योंकि बी के बारे में पूछा है तो बी का रेशो यहां पर 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एट द एंड हमें पता चल जाएगा कि बी के पास कितने रुपए हैं? 3600 रुपए बी ट्रस्ट को मिले हैं। अब बताइए कैसा लगा सवाल? टफ था, इजी था? ईमानदारी से बताओ, क्वेश्चन टफ लगा, इजी लगा, कैसा लगा? ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। हम्म। कोनो दिक्कत परेशानी? मजा आया? हम्म। कैसा लगा क्वेश्चन? डेली हमारी क्लास जो है रात 8:30 बजे होती है, और हमने ये जो सीरीज प्लान करी है इसमें आपको हम करवाएंगे आसान क्वेश्चन जिनका कैलकुलेशन जाता होता है, और वो क्वेश्चन जो आजकल परीक्षा में आ रहे हैं, है ना। तो आप लेटेस्ट पैटर्न से अपडेट हो जाओगे और आप ये सीख जाओगे कि आसान प्रश्नों को टफ कैसे किया जाता है। आनंद की अनुभूति हुई? चलो भैया आगे बढ़े, और इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। अब जैसे ये सवाल है, आपने ऐसे सवाल खूब करे हैं, लेकिन हमने इस सवाल में फिर देखो परीक्षा में क्या करा उन्होंने, उनको पता है कि यार बच्चों ने ऐसे सवाल रट डाले तो थोड़ा सा चेंज कर दिया।
आप पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा कि ये सवाल पढ़ा तो है लेकिन जो पढ़ा था वो इसमें है ही नहीं, थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आपने कोई चीज सीखी है तो वो आपसे डेफिनेटली बनेगी, है ना, आप उसे कर पाओगे। बस बेस दमदार होना चाहिए। एक बात आप समझ लो, मैथ्स में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका बेसिक। बेसिक मजबूत है, कैसा भी प्रश्न आएगा आप कर दोगे। बेसिक कमजोर है, न्यू गड़बड़ है, न्यू में माल मिलावट वाला है, बिल्डिंग गिरना है। इसलिए कुछ मत करो, बेस मजबूत करो। ठीक है भाई। चलो इसी बात पे सेशन को लाइक करो और सबके सामने कसम खाओ कि हम रोज 8:30 बजे आएंगे और कैसे भी प्रश्न हो उनको झेलेंगे और सीख कर जाएंगे। मैं बता रहा हूं, आप एट द एंड बोलोगे कि सर बहुत सीखने को मिला। हर दिन कुछ ना कुछ आप सीखोगे, गारंटी है। ठीक है। हम्म पढ़ लिया क्वेश्चन सभी ने? देखिए, कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच में 3, 4, 5 में बांटता है। यदि उसने इस राशि को 1, 3, 1, 4, 1, 5 में विभाजित किया होता तो उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 1118 ज्यादा मिलता। राशि ज्ञात कीजिए, यानी वो पैसा क्या है वो बताना है। देखो भैया, पहले पैसा 3, 4 और 5 के रेशो में बांट रहे थे, लेकिन बाद में वही पैसा 1/3, 1/4 और 1/5 के रेशो में बांट दिया, है ना। डिफरेंस तो आएगा, पैसा सेम है। वही पैसा पहले 3, 4, 5 में बट रहा था, बाद में वही पैसा 1/3, 1/4, 1/5 में बट रहा था। आपको पता है कि रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रेशो प्रॉपर होना चाहिए और इसको एलसीएम लेकर सही करना पड़ेगा। तो सुनिएगा बात, 1/4, 1/5, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। सबको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 से मैंने मल्टीप्लाई करा, 3 से कैंसिल कर दिया 20 बार, 4 से कैंसिल कर दिया 15 बार, 5 से कैंसिल कर दिया 12 बार। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना, पहले इस रेशो में पैसा बांटना था, लेकिन बाद में इस रेशो में पैसा बांट दिया। तो उस बच्चे के बारे में कहा गया है जिसे पहले कम पैसा मिल रहा था। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनका टोटल अलग है, इनका टोटल अलग है। पहले ऐसे केस में टोटल सेम करते हैं। भाई देखो, पैसा तो सेम था। मान लो पहले भी हम 15,000 रुपए बांट रहे थे, अभी भी 15,000 रुपए बांट रहे हैं, लेकिन रेशो अलग अलग है। और रेशो का नियम होता है कि सबसे पहले रेशो का टोटल सेम होना चाहिए, उनका योग बराबर होना चाहिए, है ना। तो देखिए, हम टोटल सेम करेंगे। इनका टोटल कितना है? 5, 4, 9 और 3 12, तो 12 का मल्टीप्लाई इधर करो। और इनका टोटल कितना है? 12 + 15 27 और 20 47, तो 47 का मल्टीप्लाई इधर करो। आपको करना नहीं है, कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, बात समझना। इनका योग है 12, 12 का गुणा इधर करो। इनका योग है 47, उसका मल्टीप्लाई इधर करो। इससे दोनों का योग बराबर हो जाएगा, लेकिन गुणा नहीं करना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आते हैं उस बच्चे पे जिसको सबसे कम पैसा मिल रहा था। तो यहां पे सबसे कम पैसा किसको मिल रहा है? इसको। तो आप केवल इसको उठाओगे। तो 47 का मल्टीप्लाई जरा 3 में कर दो। तो 47 का मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे तो 12, 21 यानी 141। इस बंदे को पहले 141 यूनिट्स पैसा मिल रहा था, इधर गुणा करो तो 12 का दुगना 24। अब इस बंदे को 240 यूनिट पैसा मिल रहा है। मतलब पहले से कितना ज्यादा मिल रहा है? 99 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, जबकि रियल में 1118 रुपए ज्यादा मिल रहा है। पहले से 99 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, जबकि रियल में 1118 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो सुनिएगा बात, 1118 अगर 99 यूनिट्स है, आपसे बोला है राशि ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो, हमें बताना है कुल पैसा। यहां पे वो ये बोलना चाह रहे हैं कि शुरुआत, देखो अगर वो बोलते शुरुआत में कितना पैसा था तो अलग बात थी, अब कितना पैसा है तो अलग बात है। तो हम यहां करेंगे गुणा, ठीक है।
तो आप यहां पे मुझे बताइए, कोई सा भी ले लो, बात एक ही है, इनको ले लो या इनको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप 5 4 9 और 3 12, अगर 12 का गुणा करोगे और 47 का गुणा करोगे तो आपको कुल धनराशि मिल जाएगी। यहां भी वही बात है, 12 इनका है, इनका योग 47 है, यहां ये 12 है, इनका योग 47 है। तो इससे आपको कुल धनराशि मिल जाएगी, कितनी है? तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है ना। 99 से ये एक बार कैंसिल होगा, ज्यादा हो नहीं सकता, 9 दूनी 18, 2 बार कैंसिल होगा। 99 से ये 12 बार कैंसिल होगा, है ना। चाहो तो 12 का मल्टीप्लाई पहले कर लो, या 12 12 144 और फिर 47 का मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। तो हम ऐसा करते हैं, 12 12 कितना हो जाएगा 144, और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 47 का। 14 इंटू 4 28 56, और 4 इंटू 7 28, यूनिट डिजिट आपका 8 आएगा। ये दो आंसर हो नहीं सकते। और ठीक है, अगर थोड़ा सा देखें 7,000 ज्यादा हो जाएगा, तो जहां तक मेरा अनुमान है 6768 इसका आंसर आना चाहिए। एक बार आप और कंफर्म कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। एक बार मैं और रिपीट करूंगा, मजेदार सवाल है, कैलकुलेशन हमने बहुत कम किया है। मैं एक बार और आपको बता रहा हूं कि यहां चल क्या रहा है, ठीक है। बुक का नाम क्या है? देखो, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे आप बस इतना लिख देना, आप तो वैसे आदित्य पटेल लिख दोगे तो ही आ जाएगा। अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे बेस्ट सेलर बन चुकी है अपनी बुक। आप जब चेक करोगे तो नंबर 1 लिखा आएगा, नंबर 1 बेस्ट सेलर, है ना। तो आप लोगों ने गजब का प्यार दिया है, और अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जाम प्रिपरेशन में नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक अपनी मैथ्स की बन चुकी है। तो आप सिर्फ आदित्य पटेल लिखोगे, आदित्य पटेल मैथ्स बुक लिखोगे, बुक आ जाएगी, है ना। या फिर हमारे टेलीग्राम पे लिंक्स है, वहां से आप डायरेक्ट ले सकते हो। हम्म। नहीं रजनीश, आपने बैंकिंग फाउंडेशन ले लिया तो मैथ्स फाउंडेशन मत लेना। ठीक है। चलो, समझ में आ गई क्या बात? क्या बात है, अनुराग सिंह ने तो दिल गदगद कर दिया। सुनो, फिर से इधर बात समझना क्या हो रहा है। आप पहले पैसा, में एक बार पूरा समझा रहा हूं, खेल क्या है उस बात को समझना, रेशो का बेसिक बस थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। आपसे पहले क्या बोल रहे थे? पहले 3 4 और 5 के रेशो में पैसा बांटना था, बाद में 1/3 1/4 1/5 के रेशो में पैसा बांट दिया गया, है ना। तो आप क्या करेंगे, 3 4 5 का, ये तो ठीक है, इनका एलसीएम लिया, इनका योग 47 हो रहा था, उसका गुणा इधर, इनका योग 12 हो रहा था, उसका गुणा इधर, इससे दोनों का योग बराबर हो जाएगा। लेकिन करने की जरूरत नहीं है, बिंदास आप आगे बढ़िए, है ना। अब आपको उस बंदे से कैलकुलेशन करना है जिसको सबसे पहले कम पैसा मिल रहा था, तो वो यहां पे कौन है? वो यहां पे 3 है ना। तो 47 का 3 में मल्टीप्लाई करा आपने तो 141 आया, और 12 का 20 में मल्टीप्लाई करा तो 240 आया। पहले इसको 141 यूनिट मिल रहे थे, अब 240 मिल रहे हैं, दोनों में 99 का डिफरेंस है, जबकि दोनों में 1188 का डिफरेंस है। 99 से डिवाइड करोगे 1188 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। लेकिन आपको कुल धनराशि निकालना है, तो इनका योग है 12 और ये 47, या ये 12 और ये 47, तो एक बार 12 का मल्टीप्लाई, एक बार 47 का मल्टीप्लाई, इससे कुल धनराशि आ जाएगी 6768। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? हम्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यह सवाल मैंने कोर्स में आपको करवाया है, आपने कहीं भी मुझसे पढ़ा होगा, तो मैं इसी उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर तो आप दे पाओगे। थोड़ा आसान प्रश्न है, जल्दी से मुझे करके बताइए। हम्म। ठीक है शुभम, आप उसको रिटर्न कर देना, चेंज कर देंगे ना। कोई कोई बुक में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वो चेंज हो जाएगी। बाकी हम बुक वाले को और जरा डांटते हैं। हम्म। ओके, ठीक है, क्लियर है। ओके, देखो, यदि 50 कम ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते,
तो चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, कितने लोगों ने आवेदन किया? इसी टाइप का सवाल मैंने बुक में दिया है, पूरा बेसिक भी बताया है ना। मैं आपको अभी फिर और समझा देता हूं। एक्चुअल में सवाल को उल्टा शुरू किया है, जो पहले आना था उसको नीचे लिखा, जो आखिरी में आना था उसको ऊपर लिखा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। और गजब का सवाल ये परीक्षा में आया था। तो सुनो, यहां पे बोला है चुने गए लोग। देखो, चुने गए लोगों को हम कहेंगे सिलेक्टेड, और जो नहीं चुने गए, है ना, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड, है ना। चुने गए लोगों को कहेंगे सिलेक्टेड और ना चुने गए लोगों को कहेंगे अनसिलेक्टेड। इनका रेशो पहले 2:1 था, जो बाद में 9:4 हो गया। और इन्होंने क्या कहा, अगर 50 कम आते, 50 कम आते और 25 कम चुने होते, अगर 50 कम आते और 25 कम सिलेक्टेड लोग चुने होते, तो नया रेशो 9:4 होता। तो यहां पे एक अद्भुत मेथड हम लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मेथड, ठीक है। और इसको यूट्यूब पे कई लोग इसको बोलते हैं लड़ाई कॉन्सेप्ट, है ना। क्रॉस मेथड उसका एक्चुअल नाम है, बाकी इसको कई लोगों ने अपनी मर्जी से कई नाम दिए हुए हैं। लड़ाई कॉन्सेप्ट बोलता है कोई, कुछ बोलता है ना। इन नामों से मेथड पाई जाती है। तो इसमें खेल क्या होता है, इन दोनों का होता है। देखो, 50 लोग कम चुने होते तो यार ये तो कोई भी हो सकते हैं, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड कोई भी हो सकते हैं। मतलब एक रेशो आपको टोटल का लेना पड़ेगा। और फिर इन्होंने कहा 25 कम चुने होते तो एक रेशो आपको सिलेक्टेड का लेना पड़ेगा। तो देखो, पहले टोटल लोग कितने थे, 3, बाद में टोटल लोग कितने थे, 13। तो पहले टोटल लोग थे 3, उसमें से सिलेक्टेड कितने थे, 2। बाद में टोटल लोग कितने थे, 13, और उसमें से सिलेक्टेड कितने थे, 9। क्यों? क्योंकि अगर 50 कम चुने होते और 50 लोग कम आते, देखो कम कोई भी हो सकता है, सिलेक्टेड भी हो सकता है, अनसिलेक्टेड भी हो सकता है, जो चुने गए और जो ना चुने गए इनमें से कोई भी हो सकता है। इसलिए हमने टोटल लिया कि भैया इन 3 लोगों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन ये तो क्लियर लिखा है चुने हुए लोग होने चाहिए, तो हमने चुने हुए लिए, है ना। बाद में टोटल 13 में से कोई भी हो सकता है, और चुने हुए कितने हैं, 9। अब हम लगाएंगे क्रॉस मेथड, इनका गुणा इधर, इनका गुणा इधर, फिर इनका गुणा इधर और इनका गुणा इधर। इससे हमें 1 की वैल्यू मिलेगी, है ना। अगर आपने क्रॉस मेथड नहीं पढ़ी है तो आपको इसको सीखना पड़ेगा। अभी फिलहाल इतना समय नहीं है कि मैं आपको इसका पूरा बेसिक बताऊं, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पर भी, ऐप पर भी, सब जगह आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो 9 का 3 में गुणा करेंगे 27, 13 का दुगना करेंगे 26, तो दोनों में अंतर कितने का आएगा, 1 का। तो 1 का आ गया। अब यहां गुणा करेंगे तो 50 का 9 में गुणा करेंगे 450, और 25 का 13 में गुणा करेंगे तो 250 और 75, ठीक है, ठीक है ना। 25 का 10 में हो जाएगा 250 और 3 हो जाएगा, तो ये आपका 325 आ रहा होगा शायद। तो 450 में से अगर मैं 325 घटा दूंगा तो 125 आ जाएगा, है ना। देखो, इनका गुणा और इनका गुणा करके अंतर लेते हैं, फिर इन दोनों का गुणा करके अंतर लेते हैं। इनका गुणा 27 और 26, अंतर आ गया 1 का। इनका गुणा 325, 450, अंतर आ गया 125 का। तो आपको पता चल गया कि 1 की वैल्यू कितनी है, 125। तो आपसे बोला है कितने लोगों ने आवेदन किया था, शुरुआत में कितने लोग थे, तो लोग कितने थे भैया, 3। तो आप इसमें 3 का गुणा कर दोगे। तो जैसे ही आप इसमें 3 का गुणा करोगे, 375 लोगों ने आवेदन किया था। यह आपके प्रश्न का आंसर है। सबसे बेस्ट मेथड है, कोई एक्स नहीं लगाना है, कोई लॉन्ग मेथड नहीं लगानी है। सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास करिए, ये क्रॉस मेथड सबसे गजब की मेथड है, बहुत टाइम बचाती है और ये आपको आना ही चाहिए, है ना। अब आप देखिए कितना आसान प्रश्न था, लेकिन क्या गजब के तरीके से घुमाया। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? ठीक है, 375, वेरी गुड, है ना। पहले टोटल 3 लोग थे, उसमें से सिलेक्टेड 2। पहले, बाद में टोटल लोग हो गए 13, उसमें से सिलेक्टेड 9। क्यों? क्योंकि 50 लोग कम आते और 25 कम सिलेक्टेड होते। इसको आपने सॉल्व किया, 1 की वैल्यू आई,
और शुरुआत में कितने लोग थे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 375। देखो ये अपनी मैथ्स की बुक है जिसको आप ऑर्डर कर सकते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, विनर्स के ऑफिस से ले सकते हो, या प्रमुख बुक स्टॉल्स पर भी उपलब्ध है, इसको आप ले सकते हो। और क्यों ये भारत की पहली डिजिटल बुक है, इसके लिए तो आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि इस किताब में कुछ ऐसा है जो आज तक किसी किताब में नहीं आया है। और आपको बस जल्दी से जानकारी दे दूं, विनर्स की ऐप पर जून महोत्सव ऑफर चल रहा है जिसमें सारे कोर्सेज पे 90 नहीं बल्कि कहना चाहिए 95% से ज्यादा का डिस्काउंट है ना। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स ले सकते हो मात्र 199 में, है ना। फिर इनमें से कोई भी कोर्स 599 में, इनमें से कोई सा भी कोर्स 799 में, मतलब एमपीएसआई, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, सीजीएल, सीएचएसएल, है ना। और इनमें से बैंक फाउंडेशन लेना है, व्यापम फाउंडेशन लेना है, एसएससी फाउंडेशन लेना है, ये सब नए बैच चालू हो रहे हैं 16 जून से, है ना। आपको बैंक की तैयारी करना है 16 जून, आपको व्यापम की तैयारी करना है 16 जून, एसएससी की तैयारी करना है 16 जून, नए लाइव बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। और फीस मात्र 999, जो आने वाले 1 साल तक इतने कम में आपको नहीं मिलना है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन शायद आपने पहले कभी देखा होगा, ये मैंने सेम क्वेश्चन क्लास में भी करवाया है और सेम क्वेश्चन इस बार के कांस्टेबल में भी आया था, एज इट इज सवाल आया था। बताओ जरा जल्दी। ठीक है, कॉपी पेस्ट वाले थम जाओ यार, ये पढ़ने लिखने की क्लास है, तुम लोग क्या समझ के आते हो, मुझे तो यही समझ नहीं आता है। एक ही क्वेश्चन को लिखे जाते हो फिर ब्लॉक करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप लोग ना अगर विनर्स की चैनल से, टेलीग्राम से जुड़े हो, अपडेटेड रहो ना, तो कुछ पूछना ही नहीं पड़े, हम सारी जानकारी आगे रह के देते हैं, हर वीडियो बना के पूरी जानकारी देते हैं, बुक का हो, कोर्स का हो, ऑफर का हो, बैच का हो। लेकिन आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, है ना। जब पढ़ाने आओ तभी सारी बातें पूछते हो, और जब अलग से वीडियो बनाओ तब पता नहीं कहां जाते हो। तो यूट्यूब पर देखो, आपको हर चीज का वीडियो मिलेगा, सब चीजों की जानकारी दी हुई है, उसको देखो, ठीक है। बाकी पढ़ने लिखने का माहौल बनाओ, उसमें भला है सबका। हम्म, पढ़ा क्या, ए और बी के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है, बी और सी के वेतन के योग और अंतर का अनुपात 11:1 है। अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है, सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन क्या है, दिया गया है कि उनका कुल वेतन 182 है। देखो आपसे बोल रहे हैं कि ए और बी का योग और ए और बी का अंतर का रेशो है 11:1, ठीक है। बी और सी का योग और बी और सी का अंतर का रेशो कितना है, 11:1, ठीक है। तो आपको ना पता है यहां पे ऐसी संख्याएं सोचनी पड़ेगी जिनको जोड़ने पर 11 है और जिनका अंतर 1 आए, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर 6 और 5 ले लेते हैं, 6-5 ले लेते हैं, यहां भी 6 और 5 ले लेते हैं, 6-5 ले लेते हैं, और ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ए और बी को, अगर ए 6 होगा बी 5 होगा, तो 6-5-11, 6 में से 5 गया 1, ये दोनों जगह सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ए और बी का रेशो 6 और 5 है, और बी और सी का रेशो भी 6 और 5 है, तो इसको मर्ज करके 1 बना लेते हैं और एबीसी का एक कंबाइंड रेशो बना लेते हैं, है ना। तो कैसे बनाओगे, 6 और 6 का मल्टीप्लाई 36, 5 और 6 का मल्टीप्लाई 30, 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25। ये एबीसी का अब एक सटीक रेशो आपको मिल गया, है ना। आगे क्या बोल रहे हैं, ए का वेतन सबसे ज्यादा है, सी का वेतन सबसे कम है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। बी का वेतन बताओ, अगर कुल वेतन 1,82,000 है, अब सुनना, कुल वेतन 1,82,000 है और यहां कुल वेतन कितना है, तो 6, 5, 11 और 9, इनका योग आ रहा है 91, इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 91। 91 से कैंसिल करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2000, एक की वैल्यू अगर 2000 है और आपसे बी के बारे में पूछा है, तो बी यहां पे क्या है, 30 है, तो 30 का मल्टीप्लाई 2000 में कर दीजिए,
तो हमारे बी वाले भाई साहब के पास कितना वेतन मिल रहा होगा? 60,000 मिल रहा होगा। बी आपका आंसर है। आई क्या बात समझ में? बहुत आसान। ए और बी 6 और 5, बी और सी भी 6 और 5, तो इनका फाइनल रेशो ये बनेगा। कुल पैसा 182, इनका टोटल 91, एक की वैल्यू 2000। 2000 का मल्टीप्लाई 30 में कर दीजिए, तो हमारे बी वाले भाई साहब के पास कितने रुपए हैं? 60,000 रुपए हैं। ये आपका आंसर है। आसान था। आगे बढ़ेंगे। ये लो भैया, अगला सवाल जरा अच्छे से पढ़ लेना, मजा आएगा अब आपको। अब यहां पे थोड़े आसान प्रश्न खत्म हुए और अब थोड़े दमदार प्रश्न आपके शुरू होंगे। हम्म। अच्छा, बिल्कुल भैया, क्लियर है, डन है। हम्म। बताओ। बिना माने नहीं होगा, कुछ ना कुछ मान लोगे तो जल्दी बन जाएगा। बिल्कुल, पढ़ने लिखने वाले फुल स्क्रीन पर ही पढ़ा करो, उसका मजा ही अलग है। देखो, एक दुकानदार के पास 11 और 17 के अनुपात में कई सेब और संतरे हैं, एप्पल्स और ऑरेंजेस हैं। दोनों फलों को एक निश्चित संख्या में बॉक्स में पैक करना होता है, जैसे प्रत्येक बॉक्स में समान संख्या में सेब और संतरे हो। एक बॉक्स में दो किस्मों के फलों की संख्या के बीच का अंतर 72 है और बॉक्स की संख्या 16 है। फलों की कुल संख्या क्या है? जब मैं करके बताऊंगा ना, तो आपको खुद को अपने ऊपर ऐसा लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं, है ना, हमसे क्यों नहीं बना। हम्म। ठीक है, अब सुनिए। आपके पास रेशो कितना है? 11:17, 11:17। एक बॉक्स में दोनों फलों के बीच का अंतर कितना है? तो दोनों के बीच का अनुपात में अंतर है 6 का, जबकि रियल में अंतर है 72 का। 6 बराबर 72, तो 1 बराबर 12। क्या आपको यह बात समझ में आई? हर बॉक्स में दोनों प्रकार के फल हैं, किसी एक बॉक्स में दोनों के बीच का अंतर है 72, रेशो में अंतर है 6 का, वास्तव में 72 फल का, 1 बराबर 12। अगर इस 12 का मल्टीप्लाई हम 11 और 17 में कर दें, तो 1 और 1 2, 7 और 1 8, यानी 28 से गुणा कर दें, तो एक बॉक्स में कितने फल हैं वो आ जाएंगे। और हमारे पास टोटल बॉक्स कितने हैं? 16। 16 का गुणा कर देंगे तो सारे बॉक्स में कितने फल हैं वो मिल जाएंगे। बस इतना सा काम करना था। यूनिट डिजिट से हो जाएगा क्या? देखो, 2 और 8 हो गया 16, 8 दूनी 16 का 6, 6 और 6 36, आखिरी में 6 आएगा और 6 एकमात्र ऑप्शन में आ रहा है, तो अपन एक कैलकुलेशन करने से बच गए और यही आपका आंसर आएगा। बस इतना सा सवाल था, इतने बड़े सवाल में कुछ दम नहीं था। समझ में आया क्या आपको? हम्म। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। दोनों में डिफरेंस 6 का है, वास्तव में फलों में अंतर 72 का है। 1 बराबर 12, 1 बराबर 12, तो 11 और 17 28, इससे एक बॉक्स की संख्या आएगी और 16 बॉक्स है, 16 का मल्टीप्लाई करो तो कुल फलों की संख्या आ जाएगी। दैट्स इट, खत्म। यहां पे ये सवाल आया समझ में भैया? कुछ भेजे में जा रहा है? हम्म। इसीलिए तो हमने कहा कि ये सवाल आप सोचोगे लेकिन निकलेगा कुछ और, है ना। इसी बात पे अगला सवाल, ये तो और मजा ला देगा, है ना। भाषा को इतना घुमाया है, लेकिन जब करने जाएंगे तो आप बोलोगे सर बस इतना सा था। 2 बार अच्छे से पढ़ो और फिर देखो मजा इसका। हम्म। ठीक है, मजा आया? देखो, आपसे तब बनेंगे जब आप अच्छे से पढ़ोगे, बेसिक अच्छा करोगे, प्रैक्टिस करोगे, है ना, सब चीजें बनेंगी। हाँ जी, जिन्होंने लाइक की बटन को नहीं दबाया है उसका प्रयोग करें, है ना। और
रोज रात को 8:30 बजे आप पधार जाया करो। हम्म। ठीक है, बात इतनी। चलो भैया देखो, शुभम द्वारा थ्योरी में प्राप्त अंक और थ्योरी में प्राप्त किए जा सकने वाले कुल अंकों का अनुपात 7 और 10 है। मतलब वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अगर टोटल परीक्षा 10 नंबर की है तो इस भाई ने थ्योरी में कितने नंबर लेकर आया होगा? 7। यही बोलना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मैं लिखने का तरीका बदल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। थ्योरी में प्राप्त अंक और थ्योरी में प्राप्त किए जा सकने वाले कुल अंक का अनुपात। मतलब अगर 10 अंक प्राप्त कर सकते हो तो उसमें से प्राप्त कितने कर रहे हो? 7, है ना। तो कुल अगर 10 अंक हैं तो जो थ्योरी के टोटल हैं, है ना, जो कुल 10 हैं और उसमें से मिले कितने हैं? 7, है ना। आगे क्या बोल रहे हैं? कुल अंक जो कि प्रैक्टिकल में प्राप्त किए जा सकते हैं, थ्योरी के कुल अंकों का 20% था। मतलब ये प्रैक्टिकल में कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं? कुल अंकों का 20% यानी 2। प्रैक्टिकल में कुल अंकों का 20% प्राप्त किया जा सकता है। 10 नंबर की परीक्षा है तो प्रैक्टिकल में कितने प्राप्त कर सकते हैं? वो 20% यानी 10 का 20% 2। शुभम को प्रैक्टिकल में पूरे अंक मिले, मतलब 2 ही नंबर मिले, और शुभम द्वारा प्राप्त कुल अंकों और विषय में प्राप्त किए जा सकने वाले कुल अंकों का अनुपात क्या होगा? ठीक है। तो जरा मेरी एक बात समझना, वो क्या आपसे बोल रहे हैं, है ना। वो ये बोल रहे हैं, देखो 10 नंबर की थ्योरी है और 2 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो टोटल कितना हो गया? 12, है ना। लेकिन इस भाई ने प्राप्त कितना करा? थ्योरी और प्रैक्टिकल में इसने प्राप्त कितना करा? 7 और 2 9। पढ़ो आप ध्यान से, भाषा का खेल है लेकिन गजब काम है यहां पे। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? जल्दी से मुझे बताओ, है ना। देखो, प्रैक्टिकल के हाईएस्ट मार्क्स ही 2 हैं, प्रैक्टिकल में अधिकतम अंक 2 हैं और उसको प्रैक्टिकल में पूरे अंक मिले। तो थ्योरी 10 नंबर की है, प्रैक्टिकल 2 नंबर का है, मतलब टोटल परीक्षा 12 नंबर की है। लेकिन उसको थ्योरी में 7 मिले, प्रैक्टिकल में 2 मिले, तो मिले कितने? 9। तो 3 से कैंसिल होगा 3 बार, 3 से कैंसिल होगा 4 बार, तो उसको जो अंक मिले और मिल सकते थे उसका रेशो है 3 4। डी इसका आंसर है। ऑप्शन डी इज द आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल। मजा आया? एक बार और सुन लो। परीक्षा 10 नंबर की, उसमें से थ्योरी में मिले 7 और प्रैक्टिकल के नंबर 10 का 20% यानी 2। यानी प्रैक्टिकल 2 नंबर का है और उस भाई को 2 में से 2 मिल गए। तो 10 नंबर की थ्योरी, 2 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल नंबर 12। थ्योरी 7 नंबर की, प्रैक्टिकल 2 नंबर के, मिल गए 9। 12 में से 9 मिले, अनुपात बना 3 और 4 का। ठीक है। मजा आया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इस वाले सवाल को अगर हम थोड़ा सा साइड करें, ये वाला सवाल आप करो, उसको थोड़ा सा होल्ड मारते हैं, है ना। वो इजी है लेकिन समय कम है हमारे पास, तो जो अच्छा सवाल है वो पहले करवाता हूं। इसको आप पहले पढ़ो, मजा आएगा इसमें भी आपको, है ना। अगेन आपको एक मेंस लेवल का फिर सवाल करवा रहा हूं जो आपको आनंद की अनुभूति देगा और बहुत कुछ सिखा के जाएगा। पढ़ो। हम्म। ठीक है। कैसा लग रहा है? अच्छा एक बार बताओ जरा मुझे, कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है? लेवल और बढ़ाएं? लेवल ठीक है? लेवल कम करें? क्या करें? बताओ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम्म।
तुक्के मारने वालों की अलग कमी नहीं है, पड़ा कि तुक्का मारना शुरू। बिल्कुल। ओके। मजा आ रहा है, लेवल और बड़ा है। बिल्कुल। देखो क्वेश्चन तो ज्यादा करा दें, लेकिन जब हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना तो फिर वो ज्यादा नहीं होते, और अगर फिर फास्ट पढ़ा दो तो फिर वो ऊपर से जाएगा। इसलिए अगर सबको लेकर चलना है तो फिर थोड़ा सा बैलेंस लेकर चलना पड़ता है। क्वांटिटी कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्वालिटी। यार 5 क्वेश्चन हो लेकिन मजा आना चाहिए, नया सीखने को मिलना चाहिए। नहीं तो आसान आसान से चुन्नू मुन्नू 15 सवाल आपको करा देंगे, आपको लगेगा आज तो 15 सवाल 20 सवाल सर ने करा दिए। कुछ सीखने को भी तो मिलना चाहिए यार, कुछ नया भी तो होना चाहिए। कब तक वही सवाल करोगे। हम्म। सेकंड चैनल का नाम क्या है? आदित्य पटेल विनर्स, वो अपनी मैथ्स स्पेशल चैनल है। हम्म। अमरजीत जी फाउंडेशन में नहीं करा, इसलिए तो यहां करा रहे हैं ताकि आपको नए क्वेश्चन मिले। फाउंडेशन वाले क्वेश्चन करा देंगे फिर आप बोलोगे सर वही वाले सवाल यहां करा रहे हो। आप लोगों के लिए तो जानबूझ के ऐसे सवाल ले रहे हैं जो आपको नए मिले, ताकि आपको और नया सीखने को मिले। सीखना खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। हम्म। उम्दा सवाल है। चलो देखें क्या बोल रहे हैं भैया। एक पिता ने अपने 4 बच्चों के बीच में कुछ चॉकलेट बांटी और कुछ अपने पास रखी। 3, 11, 7 के अनुपात में सबसे बड़े 3 बच्चों को चॉकलेट मिली। पिता और सबसे छोटे बच्चे के पास चॉकलेट की कुल संख्या 3 बड़े बच्चों के पास कुल चॉकलेट का 3 गुना है। पिता के पास और सभी बच्चों के पास चॉकलेट का अनुपात 3:4 है ना। सबसे छोटे बच्चे के पास 81 चॉकलेट है, तो चॉकलेट की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, पढ़ लिया सवाल सभी ने? नहीं बन रहा है, कुछ लोग तुक्का मार रहे हैं, कुछ लोग 276 252, है ना। जय माता दी, जिस पे हाथ आ जाए जिस पे उंगली रुक जाए वही आंसर है। बिल्कुल, आज दैनिक भास्कर में आप देखेंगे फ्रंट पेज पे विनर्स दिखेगा आपको, और अभी तो देखते जाओ, हर जगह दिखेंगे अब आपको हम। ठीक है, चलो देखो। एक फादर है, पिताजी हैं, और एक उनका छोटू सा बच्चा है ना। एक बच्चा इधर है और 3 बच्चे इधर है ना। 3 बच्चे इधर हैं। ठीक है, इनके पास जितनी चॉकलेट है वो इन तीनों का 3 गुना है ना। तो सुनना, इनका रेशो कितना है? इनका रेशो है 3, 11 और 7। टोटल 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे इधर है, एक बच्चा इधर है, और पिताजी और एक बच्चे के पास जो चॉकलेट है वो इन तीनों से 3 गुना है ना। इन तीनों से 3 गुना है। तो मुझे बताओ 3, 11 और 7 कितना होता है? तो 3 + 11 14 और 7 21, इनका योग आ रहा है 21। तो अगर इनका 3 गुना कर देंगे, इनका योग है 21, तो इनका आ जाएगा 63, है ना। इनका योग कितना है? फिर से बोल रहा हूं मैं, इनका योग है 21, तो इनके पास 3 गुना चॉकलेट है, मतलब इनके पास कितनी है? 63। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूंगा कि टोटल सबके पास कितनी चॉकलेट है, तो 63 और 21 को प्लस कर दो। 63 + 21, टोटल चॉकलेट्स आ गई 84। टोटल चॉकलेट्स कितनी आ गई? 84, है ना। अगली बात, इन्होंने बोला कि पिता के पास और सभी बच्चों के पास चॉकलेट का रेशो 3 और 4 है। तो देखो, अगर पिता और चारों बच्चों को एक तरफ कर दें तो उनका रेशो 3 और 4 है। तो 3 और 4 कितना होता है? 7। 1 = 12, है ना। 7 से भाग दोगे तो 1 = 12,
तो 12 तिया 36 और 12 इंटू 4 48। मतलब पिताजी के पास कितनी चॉकलेट होंगी, है ना, 36 होंगी, और 4 बच्चों के पास कितनी होंगी, 48। लेकिन फिर एक दिक्कत है ना भाई, पहले इन 3 के पास कितनी थी, 21। एक बार पूरा समझ लेना, फिर मैं रिपीट करूंगा, आ जाएगा समझ में, चिंता नहीं करना, घबराना बिल्कुल नहीं, है ना। अब हमें क्या पता लगाना है कि यार वो जो एक बच्चा है उसके पास कितनी, देखो इन 3 के पास 21 थी, जबकि चारों के पास 48 है। तो 48 में से अगर 21 माइनस कर दूंगा, तो जो सबसे छोटू बच्चा है उसके पास 48 में से 21 गया, तो बचा कितना, 27। उसके पास 27 चॉकलेट्स है, जबकि रियल में उसके पास 81 चॉकलेट है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो चॉकलेट की कुल संख्या ज्ञात करें, तो टोटल हमारे पास कितना है, 84। तो इसको बस 84 से गुणा करना था। तो गुणा करेंगे, 4 तिया 12 का 2 कैरी 1, 24 और 1 25, 252 कुल चॉकलेट्स की संख्या होगी। बी आपका आंसर आएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो, मजा आ जाएगा आपको। क्लियर है यहां तक? ठीक है, एक बार और सुनिए पूरी मेरी बात बहुत प्यार से। पिताजी और एक बच्चे के पास चॉकलेट की संख्या 3 बच्चों से 3 गुना है। इन तीनों के पास 3, 11 और 7 का रेशो है, तो इनका टोटल 21 है। इसका 3 गुना करेंगे, 63 यहां आ जाएगा, है ना। इनके पास अगर 63 है, इनके पास 21 है, तो कुल चॉकलेट है 84। फिर उन्होंने बोला कि पिताजी और चारों बच्चों का रेशो 3 और 4 है, तो 3 और 4 के रेशो में बांट लो। ये मिट गया है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, है ना। यहां 3 आएगा, यहां 4 आएगा, इनका टोटल 7, 1 की वैल्यू 12, 12 का 3 गुना 36, 12 का 4 गुना 48। अब आप सोचो कि तीनों बच्चों के पास 21 है, जबकि चारों के पास 48 है। तो 48 में से 21 गया, तो जो एक बच्चा जो पहले पिताजी के साथ था उसके पास रेशो 27 है, जबकि उसके पास रियल में 81 चॉकलेट्स है। तो 27 की वैल्यू 81, 1 की वैल्यू 3, तो कुल चॉकलेट की संख्या कितनी, 84 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आर 252, 252। अब बताओ कैसा लगा, समझ में आया, कुछ भेजे में घुसा कि नहीं घुसा, धुआं धुआं माहौल हुआ कि नहीं हुआ, कैसे लगे सवाल, ये बताओ मुझे जल्दी से। हाँ देख लो, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ अभी 5 मिनट के अंदर शेयर कर दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाओ, द विनर्स इंस्टीट्यूट, और वहां से तुरंत डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, देखो आप बोलोगे तो मैं आपको आसान प्रश्न भी करा दूंगा, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान नहीं 10वें आसमान पे पहुंचा दूंगा। बोलो ऐसा करना है क्या? मैं बाकी लोगों के जैसे इतने बढ़िया सवाल लेकर आऊंगा कि आपको लगेगा यार वाह, हमसे तो सब बन रहा है। ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन समय गया वो वाला। लेकिन पहले बेसिक भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, बेसिक के बिना नहीं यहां पहुंच सकते हैं। और मैंने इसीलिए यहाँ पे कई हमारे ऐप वाले बच्चे होंगे, और मैंने आपको इसलिए पहले कहा था कि आपने जैसे वहां मुझसे सारी चीजें बेसिक पढ़ ली, और जब ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको और मजा आएगा, नया सीखने को मिलेगा, है ना। तो आपके लिए तो सोने पर सुहागा है ये। बेसिक भी सीख लिया, वहां के क्वेश्चन भी सीख लिए, यहाँ और हाई लेवल के क्वेश्चन सीख लिए, और क्या चाहिए जीवन में, बस सरकारी नौकरी ही बची है, वो भी मिली जाएगी मेहनत करोगे तो। ठीक है। हम्म। ठीक है, मजा आया। चलो, तो आज का डोज यहीं खत्म करते हैं, कल आपको इससे भी और हाई लेवल पर लेकर जाएंगे, है ना। और आपको आखिरी चीज बस बता दूं, अभी पीडीएफ में तुरंत यहां शेयर कर दूंगा, विनर्स के टेलीग्राम पे जाना और अब भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, है सब आपको मिल जाएगा, है ना। विनर्स की ऐप डाउनलोड कर लेना। और आज से मेरा मैथ्स फाउंडेशन का बैच चालू हुआ है, अगर आप मुझसे कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो आज से मैंने एडवांस मैथ्स स्टार्ट किया है।
सिर्फ 599 रुपए में, और आज से नंबर सिस्टम चालू हुआ है और पूरे मैथ्स के 33 टॉपिक बेसिक से एडवांस सब कुछ मिलेंगे। तो आप विनर्स की ऐप पर जाकर कोर्स ले सकते हो। आज एक क्लास हो चुकी है, कल से दूसरी क्लास रहेगी, सेकंड क्लास। तो आप अगर पूरा मैथ्स मुझसे पढ़ना चाहते हो तो विनर्स की ऐप पर मैथ्स फाउंडेशन बैच ले सकते हो, और ऑफर गजब का है। बाद में कभी भी 15 तारीख के बाद आपको यही कोर्स 2000 का मिलेगा। आज आप इसको 599 में ले सकते हो। उसमें लेक्चर्स, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ मिलेगा आपको कंप्लीट। तो पूरा मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा। अदरवाइज आपके पास 199 में बहुत सारे कोर्स के ऑप्शंस हैं, है ना। 599 में ऑप्शंस हैं, 799 एसआई पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, जेल उप निरीक्षक, ये सारे हैं, और 999 में बेहतरीन फाउंडेशन बैचेस हैं। और ये सारे नए बैच 16 तारीख से चालू हो रहे हैं। नए बैच आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हो, और आप चाहते हो कि मुझे पूरा लाइव पढ़ना है तो आप लाइव भी ले सकते हो। ये भी स्टार्ट हो रहे हैं आपके 16 तारीख से, है ना। तो आप इनमें से भी कोई भी बैच ले सकते हो। लेकिन जो ऑफर अभी आपको मिल रहा है ये दोबारा कभी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। गजब का ऑफर हम लेकर आए, है ना, ताकि हर बच्चा घर बैठे बेहतरीन कंटेंट, शानदार क्वालिटी के साथ और एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ घर बैठे पढ़े। तो सारे विषय आपको बेहतरीन तरीके से मिलेंगे, और लगभग फीस फ्री के बराबर ही है। फ्री तो देखो हो नहीं सकता, आपको भी पता है, फ्री कुछ मिलता ही नहीं आज के जमाने में। लेकिन इतनी कम फीस रखी है जो फ्री के आसपास ही है ना। इतना तो आप यूं ही उड़ा देते हो, पता भी नहीं चलता है। तो उतने में करियर बनाने का सवाल है। बाकी विनर्स की सभी चैनल से जुड़ो, सब्सक्राइब करो। ये अपनी मैथ्स स्पेशल चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है, बैंकिंग की चैनल है, एमपीपीएससी की चैनल है, इनसे जुड़िए, है ना, और मस्त आनंद उठाइए सभी क्लासेस का। तो उम्मीद करते हैं मजा आया होगा आप सभी को। ठीक है, तो बहुत सारा धन्यवाद। यहीं पर आज के सेशन को एंड करते हैं। कल रेशो का पार्ट 2 लेकर आएंगे, और कल फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल करवाएंगे। और यूं ही आप हमेशा रेगुलर रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अच्छे अच्छे सवाल मेरे साथ आप करिए, और आपका मैथ्स भी शानदार हो जाएगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको मेरे साथ। ठीक है, चलो, और क्या है आपके कमेंट्स में, 1 मिनट देख लेता हूं, फिर क्लास को एंड करता हूं। अच्छा लगा? हाँ, देखो, एसएससी सारे बैचेस की अलग से मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना दूंगा, आप जुड़े रहो। एसएससी में कौन कौन पढ़ाएगा, बैंक में क्या पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट क्या रहेंगे, कौन पढ़ाएगा, सबके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। हाँ हाँ रोहित, उसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा। हर लाइव बैच में रिकॉर्डेड मिलेंगे ना। आप लाइव नहीं देख सको तो आप रिकॉर्डेड देख लो। हर क्लास रिकॉर्डेड तो रहती है आपके पास, है ना। हर लाइव क्लास रिकॉर्डेड तो रहेगी ही। हम्म। ओके, ठीक है, चलो, ओके जी। तो मिलते हैं अपन लोग कल वापस अपने टाइम पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।